everybody, welcome to this channel again. So today we are going to start a great initiative that is of current affairs. और करंट अफेयर्स वो भी पर्टिकुलर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, दैट इज़ द यूपी पीसीएस एग्जाम, जिसका एग्जाम आपका यहाँ पे 6 दिसंबर को है. एंड येस, दिस सीरीज विल बी कंटिन्यूड टिल योर 6 दिसंबर, जब तक एग्जाम नहीं होगा. और हम यहाँ पे वीक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, एक वीक के. सो इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद जुलाई की जो फर्स्ट वीक है, दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 6 जुलाई तक के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे. एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी मच क्लियर कि जो भी मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जैसे यूपीएससी एग्जाम को पूछता है. फॉर एग्जांपल, दिस इज योर वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ योर 3 स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, और फिर आपके फर्दर ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा नहीं है. तो यहाँ पे जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स में अलग अलग टॉपिक्स डाले हैं, सो दैट आपके एक क्वेश्चन में आपके वास्ट एरिया जो है करंट अफेयर्स का वो कवर हो. ठीक है. इफ़ यू आर वेरी रिलीजियस एंड जुडिशियसली, अगर आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, दैट इज़ योर नेक्स्ट यूपीएससी और योर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अपने नोट्स बनाओ, रिवाइज करो. ठीक है. और जो भी यहाँ पे न्यूज़ के जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स हो या कोई स्पीशीज़ हो आपकी जो भी न्यूज़ में रही है, भाई उससे बाहर कुछ नहीं आएगा. दिस थिंग आई एम गारंटिंग यू, क्योंकि वो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूँगी वो बिल्कुल बाय हर्ट एंड बाय हुक एंड कुक आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ऑल एक्सपेक्ट ऑफ द टॉपिक. ठीक है. तो बहुत इंट्रो हो चुका है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट, अब आपको पूरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे पढ़नी है बहुत ध्यान से. दैट इज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली हाईलाइटेड द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़. अब ये क्वेश्चन जो है वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल, और गोइंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ द अल्डाब्रा जायंट टोर्टवाइज इज़ द लार्जेस्ट लैंड टोर्टवाइज. अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ये जो लार्जेस्ट वर्ड है आप इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लोगे. ठीक है, कि भाई इन्होंने यहाँ पे लार्जेस्ट बोल दिया कि ये लार्जेस्ट लैंड टोर्टवाइज है इन द वर्ल्ड, और ये एंडेमिक है टू द गैलापागोस आइलैंड को एंडेमिक है. अब यहाँ पे भी एक टर्म यूज़ हो गई, ये भी टर्म यूज़ होगी, दैट इज़ द लार्जेस्ट टोर्टवाइज है. देखते हैं, चलो. तो यहाँ पे अल्डाब्रा जायंट टोर्टवाइज के बारे में बात करी है. Coming to the second statement, that is the Asiatic lions possess a sparser mane compared to the African lions, and the male Asiatic lions only associate with their pride for mating or hunting. तो सेकंड क्वेश्चन में कौन सी स्पीशीज़ की बात हो रही है? लायंस की बात हो रही है. फर्स्ट में टोर्टवाइज की बात हो रही थी, एंड थर्ड स्टेटमेंट में आपके गोल्डन लंगूर की बात हो रही है, जो कि इज़ अ नॉक्टर्नल प्राइमेट विद अ मल्टी चैम्बर्ड स्टमक फाउंड एक्सक्लूसिवली इन भूटान एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब आपको देखो, हर एक स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले एक्सट्रीम वर्ड देखने हैं कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या वहाँ पे नहीं हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में आपका आ गया लार्जेस्ट, फिर आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपके गैलापागोस आइलैंड्स के बारे में बात आ गई. ठीक है. ओनली वर्ड आपका यहाँ पे आ गया, फिर आपका एक्सक्लूसिवली यहाँ पे आ गया. तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है. तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या हो गए, ओनली 1 and 2, 2 and 3, ओनली 2, 1, 2 and 3. तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है. ठीक है. वाई हेयर आई पुट द क्वेश्चन मार्क, जस्ट बिकॉज ये जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स हैं इनको ध्यान से पढ़ना है. एक एकदम पढ़ते ये नहीं कि एक्सक्लूसिवली बहुत एक्सट्रीम वर्ड आ गया तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना आपको. ठीक है. ओनली आ गया तो ये रॉन्ग है, ऐसे ये इफ़ एंड बट के ये प्रोज कॉन्स नहीं लगाने आपको. बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जहाँ पे भी ये टर्म्स आ जाएं एक बार रुक के और सोचो ज़रा. ठीक है. रिकॉल करने की कोशिश करना. अब हम यहाँ पे 1 by 1 इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फिर हम आंसर देखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा यहाँ पे था, किसके बारे में? एशियाटिक लायंस एंड द अफ्रीकन लायंस के बारे में. अब देखो, मैं आपको ये इसका पूरा वो है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो ये हैं. लेट मी क्लियर यू दिस थिंग. अब देखो, एशियाटिक जो लायन है इसका जो IUCN स्टेटस है, दैट इज़ एंडेंजर्ड, क्योंकि एशिया में जो लायंस है ना वो आपके क्या हो रखे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है. बट अफ्रीकन में तो आपके जो लायंस हैं वो काफ़ी रीजन में हैं. सब सहारा अफ्रीका में भी है, वेस्ट अफ्रीका में भी आपके लायंस है, तो वो वर्नेबल कैटेगरी में है. बट जो एशियाटिक लायंस है एशिया में, वो सिर्फ आपके कहाँ पे मिलते हैं? आपके गिर नेशनल पार्क में, दैट इज़ इन गुजरात. ठीक है. आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया. इनका IUCN स्टेटस क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ पे जो एशियाटिक लायन होते हैं, मतलब जो हमारे गिर नेशनल पार्क में जो लायंस रहते हैं वो हल्के होते हैं.
कंपेयर टू द अफ्रीकन लाइन्स। यहाँ पे आप फीमेल लाइन की बात कर लो, उनका वेट इतना होता है और मेल का इतना वेट होता है। मीन्स इससे आपको एक चीज़ समझनी है कि एशियाटिक लाइन्स का जो वेट होता है दैट इज़ लाइटर कंपेयर टू द अफ्रीकन लाइन्स। सेकेंड थिंग, जो एशियाटिक लाइन्स होते हैं उनके जो मेन मतलब उनकी जो दाढ़ी होती है वो कम होती है, लेकिन उनकी टेल बहुत बुशियर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ योर एशियाटिक लाइन। इनकी दाढ़ी अगर आप देखोगे ये यहाँ पे जो मेन है वो कम है कंपेयर टू द अफ्रीकन लाइन्स। अफ्रीकन लाइन्स के हेयर्स वेयर्स यहाँ पे ये जो मेन है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक डिफ्रेंशिएशन होता है आपका। तो एशियाटिक लाइन्स की जो मेन है वो कम होती हैं, दे आर लिमिटेड टू द गिर नेशनल पार्क। और जो मेल जो लाइन्स होते हैं एशियाटिक लाइन्स, मेल एशियाटिक लाइन्स, वो अपनी फीमेल के साथ रहते हैं ऑफ देयर प्राइड ओनली फॉर मेटिंग एंड हंटिंग। हंटिंग के लिए और मेटिंग के लिए ही वो अपनी फीमेल जो उन्हीं की ही प्राइड की होती है उनके साथ वो रहते हैं, सिर्फ इन्हीं दो पर्पस के लिए। कौन? एशियाटिक लाइन्स। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे अगर हम अफ्रीकन की बात करेंगे, इनके जो बुशियर होती है, मेन जो होती है वो बहुत हैवी होती है इनकी। ये काफ़ी रीजन्स में होते हैं, सब सहारा अफ्रीका रीजन में, वेस्ट अफ्रीका में भी हैं। और यहाँ के जो मेल अफ्रीकन लायंस होते हैं दे लिव विद द फीमेल ऑफ देयर प्राइड, नॉट फॉर ओनली दीज टू पर्पसेस, बट वो रहते ही हैं अपनी फीमेल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अब जो एशियाटिक लायंस की जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है हमारी, कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क तक ही लिमिटेड है। तो जो ऑथर हैं वो ये कह रहे थे कि भाई आप सिर्फ गिर नेशनल पार्क में इसकी पॉपुलेशन को लिमिटेड मत रखो, इसको शिफ्ट भी कर सकते हो आप दूसरे नेशनल पार्क्स में। फॉर एग्जांपल जो कान्हा नेशनल पार्क है आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में, आप वहाँ पे भी उसको शिफ्ट कर दो। बाय द वे, फॉर गॉड ग्रेस ये ऐसा नहीं हो, बट अगर हो जाता है कोई डिज़ास्टर आपका यहाँ पे, तो हमारी पूरी एशियाटिक लाइन की स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी में एक टर्म आती है आपकी मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन मीन्स अगर आपकी एक स्पीशीज़ इज़ कंजर्व्ड इन द मल्टीपल सेपरेट हैबिटेट्स में आपकी वो कंजर्व होगी, तो देयरफॉर इफ़ अगर एक पॉपुलेशन आपकी अफेक्ट होएगी किसी डिजीज़ की वजह से, किसी डिज़ास्टर की वजह से, तो फिर स्टिल उसकी जो दूसरी स्पीशीज़ है वो यहाँ पे सर्वाइव करेगी। दिस इज़ द टर्म दैट इज़ द मेटा पॉपुलेशन रेफर्स टू। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन एशियाटिक लायन एंड द अफ्रीकन लायन। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आओ, वो क्या कह रहे थे कि एशियाटिक लायंस पोजेस द स्पार्सर मेन। येस, इट इज़ ट्रू, उनकी वे हेयर्स वगैरह थे या फिर जिसको आप पर्टिकुलर दाढ़ी वगैरह ये हेयर्स बोल सकते हो, वो कम होते हैं एशियाटिक लायंस को कंपेयर टू द अफ्रीकन लायन। दिस इज़ ट्रू। एंड मेल एशियाटिक लायंस, जो मेल एशियाटिक लायंस होते हैं, दे ओनली एसोशिएट विद देयर प्राइड फॉर मेटिंग एंड हंटिंग। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि एशियाटिक लायन ही अपनी प्राइड फीमेल के साथ रहते हैं ओनली फॉर द टू पर्पसेस, फॉर मेटिंग एंड फॉर हंटिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है आपका, ठीक है। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको, इसके पूरे नोट्स, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आ ही नहीं सकता फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ एशियाटिक एंड द अफ्रीकन लायंस, ठीक है। मैं इसलिए बहुत एम्फोसिस लेके पढ़ा रही हूँ। कमिंग टू द सेकंड टॉपिक और द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट वाज अबाउट द अल्डाब्रा जायंट टोटवाइज। अब ये टोटवाइज आपका ऐसा है, अब ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज मोदी इन सिचल्स में जाके उन्होंने इस टोटवाइज को घास खिलाई थी, तो ये न्यूज़ में बन जाएगा आपका अल्डाब्रा जायंट टोटवाइज। अब इसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये पूरी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ फीचर्स हैं रिलेटेड टू दिस स्पीशीज़, दैट इज़ ये आपका सेकंड लार्जेस्ट लैंड टोटवाइज है पूरे वर्ल्ड में। तो बात आती है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट आपका जो लैंड टोटवाइज है दैट इज़ गैलापागोस जायंट टोटवाइज इज़ योर फर्स्ट लार्जेस्ट लैंड टोटवाइज है, जो कहाँ रहते हैं? गैलापागोस आइलैंड पे जो टोटवाइज रहते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है? आपके अल्डाब्रा वाले टोटवाइज आपके सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। एंड दीज टोटवाइज आर एंडेमिक टू द अल्डाब्रा अटोल। अब अटोल क्या होता है? दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म है ये आपकी वाटर्स की जहाँ पे आपकी जो ओशंस वगैरह होते हैं या जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा लैंड का सरफेस आपका दिखता है, ऊपरी हिस्सा, पतली सी लेयर अटोल आपका बन जाएगा। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। तो अल्डाब्रा अटोल में ये स्पीशीज़ क्या है? यहाँ की एंडेमिक है, और ये अटोल कहाँ पे है? इट इज़ इन सिचल्स, ओके। एंड दिस स्पीशीज़ इज़ द टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़। ये शब्स में रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं, मैंग्रोव स्वैम्प्स में रहते हैं, कोस्टल ड्यून्स में रहेंगे, बीचेस में रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द प्लेटिन्स, ओके। इसलिए इनको प्लेटिन्स बोला जाता है।
और इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, ये बहुत हैवी ग्रेजिंग करती हैं और हैवी ग्रेजिंग के कारण वो जो ग्रासलैंड है उसकी एक यूनिक हैबिटेट बन जाती है, जिसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, टोटवाइज टर्फ। क्या बोला जाएगा, टोटवाइज टर्फ। अब जो मेल जो ये एल्डाब्रो जाइंट टोटवाइज होते हैं वो बड़े होते हैं और उनकी लॉन्गर और थिकर टेल होती है। अब जो इनकी जो अपर शेल होती है उसको कैरापेस बोलते हैं। ये वाली जो इनकी अपर जो शेल है इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैरापेस। अब ये जो इनकी जो अपर शेल होती है ये बहुत डोम जैसी दिखती है, इट इज़ हाईली डोम्ड शेप्ड की ये बिल्कुल होती है और ये बहुत थिक होती है। एंड दीज टोटवाइज हैज़ अ स्मॉल विजिबल नेक प्लेट इनकी होती है, जो कि आपके और जाइंट टोटवाइज में एब्सेंट होती है। तो इनकी ये बहुत बड़ी खासियत है कि इनकी एक छोटी सी विजिबल नेक प्लेट होती है। IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो दिस स्पीशीज इज वर्निएबल, ये आपकी यहाँ पे वर्निएबल स्पीशीज है। एंड दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लिविंग वर्बिट्रेट्स, बहुत लॉन्गेस्ट लंबे समय तक जीती हैं, दैट इज 100 साल से लेकर 150 साल तक, इवन मोर देन 150 ईयर्स ऑल्सो दे सर्वाइव। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एल्डाब्रा जाइंट टोटवाइज। अब इसकी भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बोला गया था दैट दिस टोटवाइज इज द लार्जेस्ट लैंड टोटवाइज। सो यहीं पे ये गलत हो गया, क्योंकि जो लार्जेस्ट लैंड टोटवाइज है वो तो आपके गैलापागोस आइलैंड के जाइंट टोटवाइज हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुई तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट गए और 2 तो आपकी थी ही थी, ठीक है, 2 आपकी क्या थी, सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी ठीक थी, वो तो हमने देखा ही देखा था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। ओके, सो दिस इज़ योर गोल्डन लंगूर, इसकी ये पिक्चर है, ये आपके गोल्डन लंगूर है। तो गोल्डन लंगूर की जो स्पीशीज़ है वो बहुत रेयर है और दैट इज़ एंडेमिक प्राइमेट होते हैं ये बहुत एंडेमिक है इनका स्टेटस, सॉरी नॉट एंडेमिक, सॉरी इट इज़ एंडेंजर्ड। ये भी खतरे में है, ये वाली जो स्पीशीज़ है ये भी आपकी बहुत एंडेंजर्ड है, मीन्स ये बहुत खतरे में है, इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एंड दिस गोल्डन लंगूर स्पीशीज़ इज़ अवेलेबल ओनली इन द 2 एरियाज़, दैट इज़ भूटान और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, पर्टिकुलरली द आसाम, यहाँ पे आपके इसकी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। एंड दीज गोल्डन लंगूर आर दी फोलीवोरस हैं, ये फोलीवोरस मीन्स ये लीफ खाते हैं। एंड दे हैज़ द रूमिनेंट लाइक मल्टी चैम्बर्ड स्टमक, जो रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी आपके मल्टी चैम्बर्ड का स्टमक होता है, तो इनमें भी वो ही है। एंड दीज स्पीशीज़ और दीज गोल्डन लंगूर आर दी डायरनल, मीन्स ये आपके डे के टाइम पे एक्टिव होते हैं और ये आपके आर्बोरियल होते हैं, मतलब पेड़ों पर रहते हैं। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज एरियाज़, मानस नदी के पास, संकोश नदी के पास एंड ब्रह्मपुत्रा नदी के पास। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ हमारी, दैट इज़ द स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ गोल्डन लंगूर इज़ नॉक्टर्नल प्राइमेट, ये नॉक्टर्नल है विद अ मल्टी चैम्बर्ड स्टमक फाउंड एक्सक्लूसिवली इन भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं बट ये नॉक्टर्नल नहीं है। नॉक्टर्नल आपके होते हैं जो कि रात को एक्टिव रहते हैं, बट ये आपका डे के टाइम पे एक्टिव रहता है। ठीक है, सो दिस इज स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर आपका आएगा ओनली बी। ठीक है, इसके जो देखो मैंने ये क्यों स्लाइड्स ऐड करी हैं ताकि आप इनकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में नहीं दी गई वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एल्डाब्रा के बारे में जो इसकी अपर शेल है दैट इज़ कारापेस, ये क्वेश्चन में नहीं था मेंशन, तो आप इस नोट से आपने भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सो ये था इसका आंसर, दैट इज आंसर आपका सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही आपकी करेक्ट है, बिकॉज एल्डाब्रा आपका ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंड टोटवाइज है एंड इट इज़ एंडेमिक टू द एल्डाब्रा अटोल, और ये कहाँ पे है, सेचल्स में है। ठीक है, गोल्डन लंगूर आपका नॉक्टर्नल नहीं है, इट इज़ डार्नल है ये, विच इज़ एक्टिव इन डे। ये आपका फोलीवोरस है, फोलीवोरस मीन्स ये लीफ ईटिंग है एंड इट हैज़ अ रूमिनेंट लाइक मल्टी चैम्बर्ड स्टमक, दिस इज़ ट्रू। ओके, फिर यहाँ पे लाइंस और आपके इनमें डिफ्रेंशिएशन दे रखा है एशियाटिक एंड अफ्रीकन लाइंस में। एशियाटिक वाले आपके एंडेंजर्ड होते हैं, हल्के होते हैं वेट में, और उनकी जो मेन होती है द वो स्पेयर कम होती है वो। ठीक है, मेल फीमेल के साथ रहते हैं ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ 2 दैट इज़ मेटिंग एंड हंटिंग, और ये कहाँ पे लिमिटेड है, टू द गिर नेशनल पार्क। अफ्रीकन की बात करेंगे तो ये वर्नेबल हैं, ये बहुत हैवी वेट के होते हैं, इनकी मेन बहुत बूशियर होती है एंड मेल लिव विद द फीमेल इन द प्राइड। सब सहारा और वेस्ट अफ्रीका में ये मिलते हैं। देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन के बाद ये स्लाइड भी ऐड कर सकती थी,
बट मैंने ये क्यों ऐड नहीं करी, ताकि आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिले, बस इसीलिए। ओके, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने ये अपने हैंड रिटन नोट्स की मैंने जो यहाँ पे क्लिप्स ऐड करी हैं वो मैं ऐड करूँ आगे से या नहीं तो फिर मैं सीधा ये भी मैं अपना बना के और कर सकती हूँ। इट्स ऑल फॉर योर बेनिफिट ओनली। क्वेश्चन सेकंड की बात अगर हम करेंगे, सो दैट इज हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। फर्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इज विक्रम-1 is the India's first ever privately developed suborbital rocket है ये, featuring solid fuel motors named Kalam 1200। तो विक्रम-1 के बारे में बात हुई। सेकंड इज K9 वज्र-T is 155 mm 52 caliber tracked self-propelled artillery that can rotate at same place without moving forward, that is it has a zero radius turn। Next is DME, that is dimethyl ether, is a clean burning fuel produced via coal gasification that can be transmitted through existing LPG pipelines। तो इसमें आपको बताना है सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी करेक्ट है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर एक भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में आपके यहाँ पे 3 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के आपके कवर हो रहे हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज K9 वज्र-T के बारे में अगर हम बात करेंगे तो K9 वज्र-T ये 2 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है, दैट इज़ इंडिया एंड द साउथ कोरिया ने कोलैबोरेशन करके इसको यहाँ पे डेवलप करने की बात करी है। येस, इट इज़ 155 mm, इसका 52 कैलिबर होता है, ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है ये आपका यहाँ पे, एंड ये बहुत हाईली एक्सप्लोसिव फायरिंग करता है, स्मोक भी करता है, एंड इट ऑल्सो गाइडेड द प्रोजेक्टाइल्स। इट हैज़ वेरी बर्स्ट फायरिंग रेट इसका है, दैट इज़ ये 15 सेकेंड में 3 राउंड्स फायरिंग के करता है, एंड इट कैन फायर 6 to 8 राउंड्स पर मिनट। हर 1 मिनट में ये 6 to 8 राउंड फायर कर सकता है 3 मिनट के लिए। ठीक है, इसका जो टारगेट है इट इज़ अप टू 50 किलोमीटर, एंड येस इट कैन टर्न एट अ ज़ीरो रेडियस। एट अ ज़ीरो रेडियस का मतलब क्या होता है कि आपको कहीं पे आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी सेम प्लेस पे खड़ा रहकर वो रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो K9 के बारे में हमने यही बात करी कि ये इतना है, ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये रोटेट कर सकता है सेम प्लेस पे विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, आगे नहीं जाएगा, बिना आगे जाए भी ये रोटेट हो सकता है, दैट इज़ इट हैज़ अ ज़ीरो रेडियस टर्न। तो इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो एक स्टेटमेंट तो सही है हमारी। ओके, coming to the next topic that is DME, that is dimethyl ether। yes, it is a very clean burning fuel है ये, इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द 2 थिंग्स, दैट इज LPG सिलेंडर के थ्रू भी एंड LPG पाइपलाइंस के थ्रू भी, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट जो हमने यहाँ पे देखा। अब देखो क्या होता है कि जो DME है डाइल मिथाइल ईथर, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कोल गैसिफिकेशन, कि कोल हमारे पास है, कोल से पहले हमारे पास सिन गैस बनेगी, फिर हम DME को बनाएंगे, और अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 20% DME को ब्लेंड करेंगे विद द LPGs। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ओके, सो ये भी आपका स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग दैट इज़ द विक्रम-1। अब विक्रम-1 क्या है आपका, ये इंडिया का फर्स्ट एवर प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। स्टेटमेंट में दे रखा था इट इज़ सब ऑर्बिटल, बट ये ऑर्बिटल रॉकेट है। ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब क्या होता है कि ये एक तो ये ऑर्बिट में राउंड लगाएगा, और इसके पास एक कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी कि ये सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है स्पेस में इन फ्यूचर। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल रॉकेट। ओके, तो ये इंडिया का फर्स्ट एवर प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। इसका जो सबसे पहले टेस्ट करा गया था, फर्स्ट टेस्ट विक्रम-1 का जो सबसे पहला टेस्ट करा गया था, द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो था इसका टेस्ट करा गया था, उसका नाम यहाँ पे लिखा गया था, दैट इज़ मिशन अगामन। तो मिशन अगामन वॉज द फर्स्ट टेस्ट विच वॉज ऑफ विक्रम-1, कि टेस्ट करा गया था कि भाई मतलब आप समझ रहे हो कि विक्रम-1 बन गया, और इसको टेस्ट करके देखा था कि ये कैसे फ्लाई करेगा, कैसे क्या नहीं करता है, तो उसका नाम दिया था यहाँ पे मिशन अगमन को। एंड येस, इसकी हम यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करेंगे 12 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में, कभी भी हम इसका कर सकते हैं। तो मिशन अगमन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन न्यूज़, और ये आपको सुनने को भी मिलेगा। ठीक है,
एंड दिस इज़ डेवलप्ड बाय योर स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी ने इसको डेवलप करा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले वाली इसकी फ्यूल है, बाकी नीचे की 3 इसकी सॉलिड है। ओके, फिर विक्रम एस क्या है? विक्रम 1 हमने देख लिया, तो विक्रम एस क्या है? तो विक्रम एस आपका पहला प्राइवेट रॉकेट था जो कि स्पेस में पहुंचा इंडिया की धरती से। कब? 2022 में। और ये जो विक्रम एस था ये था आपका सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल मतलब क्या है कि स्पेस में कुछ टाइम के लिए गया और वापस आ गया। ठीक है, ये जो विक्रम 1 है इसकी यहाँ पे पहली 3 स्टेजेस इसकी सॉलिड फ्यूल मोटर्स हैं जिसको नाम दिया कलाम 1200। और जो इसकी जो अपर स्टेज है लिक्विड वाली उसमें कौन सा इंजन यूज़ कर रखा है? रमन इंजन आपका यूज़ हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में था विक्रम 1 जो कि सब ऑर्बिटल है, दैट वाज रॉन्ग। तो इसका जो आंसर होगा आपकी स्टेटमेंट 2 और 3 आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अब देखो दिस वाज योर रॉकेट। इसमें फर्स्ट स्टेज आपके लिक्विड की है, बाकी तीनों स्टेजेस इसकी सॉलिड फ्यूल की हैं। तो लिक्विड वाले स्टेज में आपका रमन इंजन यूज़ हुआ है एंड सॉलिड फ्यूल स्टेज में जो मोटर यूज़ हुई है उसको नाम दे दिया कलाम 1200। तो जो विक्रम 1 है ये एक ऑर्बिटल रॉकेट है और इसका जो पहला टेस्ट फ्लाइट इसकी कंडक्ट करी जाएगी उसको नाम दिया यहाँ पे मिशन आगामन। ठीक है, और विक्रम एस आपका यहाँ पे क्या था? ये था आपका सब ऑर्बिटल जो कि 2022 में आपका लॉन्च करा गया था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोल गैसिफिकेशन का आई टोल्ड यू कि कोल से आप यहाँ पे सिनगैस बनाओगे, फिर आपका डीएमए होगा। एंड अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको 12% इसका ब्लेंड करेंगे इन द एलपीजीज। K9 वज्र टी के बारे में देखा तो 50 किलोमीटर इसकी टारगेट रेंज है। ये बर्स्ट कर सकता है, बहुत हाईली फायर बर्स्टिंग कैपेसिटी इसकी है कि 3 राउंड्स पर 15 सेकंड में ये बर्स्ट कर सकता है। एंड इसकी एक बहुत स्पेशलिटी है दैट इज़ 0 रेडियस टर्न। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखो हमने यहाँ पे टोटल अभी तक आपने 6 क्वेश्चंस और यू कैन से 6 टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कवर करे हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो कुछ इनिशिएटिव्स भी हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंटली। दैट इज़ फर्स्ट थिंग दैट इज़ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है क्या ये बताना है आपको। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन है वो क्या है एंड मोंगला पोर्ट के बारे में आपको चीज़ें बतानी है। ओके, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव दिस इज़ द यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या ये यूएस लेड है? आपको सबसे पहले तो ये देखना है। 4 AI के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए एंड रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पासिस थ्रू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड कनेक्टिंग द रशिया टू द जर्मनी। मोंगला पोर्ट ये आपका बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है विच इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर एन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद चाइना। तो आपको बताने हैं कौन से पेयर आपके करेक्टली मैच हैं। देखो यहाँ पे करेक्टली भी होता है, कभी इनकरेक्टली भी लिखा पाता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है। ओके, तो 1 बाय 1 हम इनको भी यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो जो मोंगला पोर्ट है, येस इट इज़ द पोर्ट ऑफ बांग्लादेश एंड अभी चाइना और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट साइन करा है कि जो चाइना है वो डेवलप करेगा एक्सक्लूसिव जोन नियर दिस पोर्ट। इस पोर्ट के पास में वो एक्सक्लूसिव जोन को डेवलप करेंगे, इन्होंने ये एग्रीमेंट करा है। एंड येस दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। पहला जो लार्जेस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश का वो आपका चिटगोंग है एंड दिस पोर्ट इज़ 188 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो मोंगला पोर्ट है ये सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश का। यहाँ तक तो ठीक है, बीइंग डेवलप्ड अंडर द एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद चाइना, इसको चाइना के साथ मिलके बनाया गया है। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। इन्होंने चाइना और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट करा है रिगार्डिंग दिस मोंगला पोर्ट के नियर। चाइना क्या बनाएगा? एक एक्सक्लूसिव जोन बनाएगा, वो चीज़ है चाइना के साथ, बट डेवलप तो ये इंडिया ने करा है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से आपको क्या है पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। येस दिस इज़ यूएस लेड इनिशिएटिव है ये आपका एंड दिस इज़ द इनिशिएटिव नॉन बाइंडिंग इनिशिएटिव है कि बाइंडिंग नहीं है ये। इसको 2025 में लॉन्च करा गया था, इंडिया ने 2026 में इसको ज्वाइन करा है। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि येस आप कॉपरेशन इंक्रीज करोगे, स्ट्रेंथन करोगे इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड द रेयर अर्थ मिनरल्स में। सो ये स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक बोली गई है।
लेकिन आपका एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि इंडिया ने इसको 2025 में ज्वाइन करा, नहीं, इंडिया ने इसको 2026 में ज्वाइन करा है। नेक्स्ट है नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन एंड 2। जो फर्स्ट पाइपलाइन थी नॉर्थ स्ट्रीम 1 की, वो आपकी कंप्लीट हुई थी 2011 में, और जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो कंप्लीट हुई थी 2021 में, मतलब पूरे 10 साल के बाद। जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है ये कनेक्ट करती है आपका वाइबोर्ग टू द लुबमिन, and this pipeline passes through the exclusive economic zones of the 5 countries. Which countries? That is Russia, Finland, Sweden, Denmark and Germany. एंड ये जो सेकंड जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 है ये आपकी 2021 में कंप्लीट हुई थी एंड इट कनेक्ट्स द उस्लोगा टू द लुबमिन। और जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसकी जो कैपेसिटी है कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने की, दैट इज़ 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर ये यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ जाऊँगी तो ये वो क्वेश्चन था, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव यूएस लेड है, इन्हीं चीज़ों के लिए, ये बात ठीक है। पाइपलाइन 1 आपकी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया एंड जर्मनी, येस वेरी करेक्ट। तो मोंगला पोर्ट आपकी स्टेटमेंट 3 यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी आपका आंसर होगा इसमें ए, दैट इज़ 1 एंड 2। और थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इंडिया ने डेवलप करा है बट चाइना सिर्फ इसके पास में क्या करेगा, एक्सक्लूसिव जोन खोलेगा। सो दिस इज़ यू कैन से ये रशिया का वाइबोर्ग है, दैट इज़ नॉर्थ स्ट्रीम 1 आपकी यहाँ से इंडियन कंट्री से एंड बाल्टिक सी से पास होती हुई आपकी कहाँ पे आती है, जर्मनी की लुबमिन जगह पे आपकी ये आएगी। तो मोंगला पोर्ट इज़ डेवलप्ड बाय इंडिया नॉट बाय चाइना। एंड पैक्स सिलिका जो इनिशिएटिव है इट वॉज योर लॉन्च्ड इन 2025 में ये लॉन्च हुआ है, इट इज़ लॉन्च्ड इन 2025 एंड इंडिया ने इसको कब ज्वाइन करा है, इंडिया हैज़ ज्वाइन दिस इनिशिएटिव इन 2026 में इंडिया ने ज्वाइन करा है। ये इन एरियाज़ पे, इन 3 एरियाज़ पे क्या है फोकस करेगा। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज़ विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिसीज एंड द लॉज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं, दैट इज़ अंडर प्रेस नोट 3। अब प्रेस नोट 3 के बारे में है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया रिक्वायर्स प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। सेकेंड पॉइंट, 2003 अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट इंट्रोड्यूस द जस सोली granting the automatic citizenship to anyone who born in India regardless of their parent status. The newly formed cooperative ministry इन्होंने लॉन्च करा है सहकार सहयोगी, एक AI पावर्ड कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपसे करेक्ट पूछा है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, दैट इज़ प्रेस नोट 3। प्रेस नोट 3 आपका 2020 में लॉन्च करा गया था एंड येस इसका मतलब ये होता है कि जो कंट्रीज़ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं इंडिया के साथ वो इन्वेस्टमेंट करेंगी इंडिया में, और येस गवर्नमेंट का प्राइव अप्रूवल चाहिए, और इसका मेन एम यही है कि ये प्रिवेंट करेंगे अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर को प्रिवेंट करेंगे, एक्विजिशन ऑफ द डिस्ट्रेस्ड इंडियन कंपनीज ड्यूरिंग द कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 के टाइम पे आपका ये प्रेस नोट 3 आपका लॉन्च करा गया था, और अभी आपकी यहाँ पे 4 जो कंपनीज़ हैं चाइना की वो आपकी एग्जम्प्ट करी गई हैं फॉर इन्वेस्टिंग इन द पावर सेक्टर और द पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, और 2 साल के लिए उनको एग्जम्प्ट करा गया है अंडर दिस प्रेस नोट 3 में। ओके और वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं चाइना की 2 साल के लिए, दैट इज़ TBEA एनर्जी इंडिया, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया एंड तकाई इलेक्ट्रिक इंडिया। ये न्यूज़ में था इसलिए ये प्रेस नोट 3 आपका न्यूज़ में आया, तो हमने इसका स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पे क्या है कवर कर लिया। ओके सो दिस वाज ट्रू जो स्टेटमेंट में बोला गया है। नेक्स्ट इज़ योर कॉपरेशन मिनिस्ट्री। अब देखो कॉपरेशन मिनिस्ट्री को अभी आपके 5 साल कंप्लीट हो गई हैं एंड कॉपरेशन जो मिनिस्ट्री के जो आपके मिनिस्टर हैं वो अमित शाह ही हैं। ओके यस इसमें ये बात सही बोली गई है कि भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को वो करने के लिए क्या करने के लिए इन्होंने शाकर संयोगी इन्होंने लॉन्च करा है
एक AI पावर्ड कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो यस, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, शाहकर सहयोगी जो कि एक AI पावर्ड कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी है कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ने कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके उन्होंने कुछ चेंजेस भी करे हैं कि अगर मान लो इन्हीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कोई एडिशनल अपनी ब्रांच ओपन करनी है तो अब उनको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है RBI से, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डोर टू डोर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने वाइट रेवोल्यूशन 2.0 भी लॉन्च करा है इस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ने, ठीक है। एंड सरदार पटेल कॉर्पोरेशन डायरी फेडरेशन लिमिटेड भी इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जिसमें ये क्या करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे 20 लाख डेयरी फार्मर्स से। तो ये 20 लाख जो ये फैक्ट था, ये भी मेरे को लगा कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में ये चीज़ ऐड कर ली। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए अबाउट योर कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या थी, ठीक थी। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास दैट इज जस्ट सोली। अब जस्ट सोली आपका क्या था, ये एक सिटीजनशिप बेस थी कि भाई सिटीजनशिप उस इंसान को मिलेगी जो उस कंट्री में पैदा हो रखा है या जिसका घर है उस कंट्री में, ये मतलब होता था जूस सोली का। बट विद टाइम आपके सिटीजनशिप एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए। जो 1985 का अमेंडमेंट था उसमें आपका सेक्शन 6A आपका इंसर्ट कर दिया गया था इनटू योर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इम्प्लीमेंट कर दी गई थी आपकी आसाम अकॉर्ड, एंड जो सिटीजनशिप थी वो आपकी डिपेंड होगी अपॉन द डेट ऑफ माइग्रेशन इनटू द आसाम। ये था आपका 1985 का अमेंडमेंट। बट 2003 में भी कुछ अमेंडमेंट्स करे गए थे कि एक इंसान जो कि आपका इंडिया में पैदा हुआ है उसको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी अगर उसका एक भी पेरेंट आपका इलीगल माइग्रेंट है तो, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे थी और यहाँ पे बिल्कुल सही बोला गया था। तो देखो स्टेटमेंट 3 आपकी ठीक है, 1 भी ठीक है, लेकिन 2003 के अमेंडमेंट में कह रहे हैं कि जूस सोली इंट्रोड्यूस करा। भाई जूस सोली तो बहुत पहले था इंट्रोड्यूस, बट 2003 के अमेंडमेंट तो ये बोला गया था कि कोई भी बच्चा अगर आपका इंडिया में पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर उसके माँ बाप में से कोई एक भी आपका क्या है, इलीगल माइग्रेंट है। तो ये चीज़ आपकी 2003 की उसमें बोली गई थी। तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग एंड 1 and 3 इज़ करेक्ट। तो ओनली 2 स्टेटमेंट आर योर करेक्ट। तो आंसर होगा इसमें आपका बी। और आप देख सकते हो सिर्फ आपकी 2 स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या है, सही है। 1985 के अमेंडमेंट में सेक्शन 6 से इंसर्ट करा गया था, आसाम कोड आपकी इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके 2003 में क्या था कि नॉट अ सिटीजन ऑटोमेटिकली इफ़ वन पेरेंट इज़ इलीगल माइग्रेंट, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो धीरे धीरे क्या था आपका 1985 से लेके 2003 में अमेंडमेंट हुआ, तो ये जो आपकी जो टर्म थी जूस सोली वो आपकी क्या है, डिसमिस्ड होने लगी, ठीक है। एंड दिस वॉज अबाउट योर कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। इसको 5 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन्होंने सहकार सहयोगी ऐप ये इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च करा, वाइट रेवोल्यूशन 2.0 इन्होंने लॉन्च करा। प्रेस नोट 3 जो इनिशिएटिव था, यस ये आपके लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ को अप्लाई करता है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। और रिसेंटली 4 चाइनीज़ की कंपनीज़ को एग्जम्प्ट करा गया है 2 साल के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया के पावर प्रोजेक्ट्स में। कौन सी वो 4 कंपनीज़ थी, मैंने आपको उनके नाम भी बता दिए हैं। सो दिस वॉज ऑल इन दिस टूडेज़ क्लास। एंड फाइनली अगर मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो भाई मैं कंक्लूड आपको यही कर सकती हूँ कि भाई यस हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस कवर करे हैं, बट उन्हीं 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन में आपकी यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, और 3 टॉपिक मीन्स योर 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू योर 3 टॉपिक्स। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे आपने 12 टॉपिक्स, ठीक है, 12 टॉपिक्स हमने अपने यहाँ पे कवर करे हैं। ओके तो एक वीक में अगर आप एक वीक के करंट अफेयर्स में आपके 12 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। को देखो आपने हैंड रिटन नोट से भी मैं पढ़ा रही हूँ स्क्रीनशॉट ऐड करके, ठीक है, क्वेश्चंस फॉर्मेट में मैं ला रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आपका माइंड रिकॉल करे कि यूपी पीसीएस में या फिर यूपीएससी में ऐसे पूछा जाता है। भाई पूछा जाता है एंड इट्स वेरी मच श्योर कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव एंड येस इससे आपकी रिविजन होगी। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग टिल हेयर। बट येस इन द लास्ट आई वुड से कि सिर्फ 3 चीज़ के ऊपर आपको कमांड रखनी है, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आप सबसे पहले तो क्लैरिटी रखो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो आपको समझ में आ जाए तो बस डिसिप्लिन रहो और कंसिस्टेंसी दिखाओ भाई।
और कंसिस्टेंसी आपके पास आ गई, क्लैरिटी आपको हो गई, तो भाई बस कॉन्फिडेंस रखना है आपको एंड यू विल सेल थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ योर लाइफ. So thank you everybody, just please connected to this series for have your better enhancement in your current affairs. Thank you everybody.